हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज आपको बताएंगे सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 में आपका 10 प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से लिया गया प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ये आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 10 तरह का न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्टूडेंट। यहाँ से यदि आपका कॉन्सेप्ट से यदि प्रॉब्लम आएगा तो आराम से आप हैंडल कर सकते हैं स्टूडेंट। आपको क्या करना है, कॉपी निकालना है, पूरा 1 से लेके 10 तक का क्या करना, नोट्स बनाना है, आंसर लिखना है और जो कॉन्सेप्ट बताएंगे सभी कॉन्सेप्ट को क्या करना, लिखते जाना और रिवीजन करना है। आज आपका 10 नंबर सेट है स्टूडेंट। टोटल हम लोग 100 प्रॉब्लम का डिस्कशन कर चुके हैं। ईच एंड एवरी सेट में आपका 10 से लेके 12 प्रॉब्लम रह रहा है। तो आप 10 सेट आज का सेट नंबर 10 है, तो 10 सेट में कम से कम मोटा मोटी हम 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं स्टूडेंट। तो आप क्या करो, 1 नंबर सेट से लेके 10 तक का सेट का क्या करो, रिवीजन मारो और 100 प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलो आगे की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अब देखो समझने का कोशिश कर। JSSC JEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो समझने का कोशिश करो। पहला प्रॉब्लम में बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कैसे करेंगे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करो। इन ए सर्किट एट ए नोड, एक सर्किट है जिसमें आपका क्या है, नोड है। एट ए नोड, ये आपका नोड पॉइंट है। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। नोड 2 करंट I1 एंड I2 आर एंटरिंग द नोड, मतलब दो नोड में 2 करंट क्या कर रहा है, इन कर रहा हुआ करंट आपका क्या है स्टूडेंट, I1 और आपका क्या है I2 है। प्रॉब्लम बोल रहा है I1 और I2 क्या कर रहा है, नोड में करंट क्या हो रहा है, इन हो रहा है। अब देखो ये करंट क्या कर रहा है, एंटरिंग कर रहा है। अब देखो I3 I4 एंड I5 क्या हो रहा है, लिविंग द नोड, मतलब नोड से क्या हो रहा है, I3 I4 और I5 करंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो डायरेक्शन होगा इस तरह होगा, ये आपका नोड से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। कौन कौन सा करंट बाहर जा रहा है, तो ये आपका I3 और आपका क्या है I4 और आपका I5 क्या हो रहा है, नोड से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ये आपका नोड पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, वो मान लिया। आपको बता चुके थे स्टूडेंट KCL में, किरचॉफ्स करंट लॉ में, कि आपको बताए थे ऑल समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये आपका क्या होता है, नोड का कॉन्सेप्ट होता है। इनकमिंग करंट कौन कौन सा स्टूडेंट है, I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 इनकमिंग करंट हो जाएगा। आउटगोइंग करंट नोड से कौन कौन बाहर जा रहा है, तो आपका I3 और क्या हो जाएगा I4 प्लस क्या हो जाएगा आपका I5 हो जाएगा। ये आपका क्या है, आउटगोइंग करंट है। ये आपका इनकमिंग करंट है स्टूडेंट, ये आपका आउटगोइंग करंट है। इसका मतलब आपका इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आपको मिलेगा I1 प्लस क्या हो जाएगा आपका I2। इस पैरामीटर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I3, ये आपका माइनस I4 और आपका क्या हो जाएगा माइनस I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जिसमें अवेलेबल है वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। अब देखो चीजों को समझो, ये आपका हो नहीं सकता है क्योंकि I1 प्लस I2 माइनस I3 है, तो ये माइनस सिग्नेचर नहीं है, ये नहीं होगा। ये आपका I1 प्लस I3 प्लस I1 प्लस I3 प्लस I5 ये भी गलत है। ये आपका I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आपको नोड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, KCL का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऑल समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको आएगा स्टूडेंट तो आप इस प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। बेहद इजी प्रॉब्लम था। ये आपका KCL का कॉन्सेप्ट ने ये प्रॉब्लम डील हो रहा है। ऑल समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। यहां पर इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है स्टूडेंट। मान लेते कि I1 I2 और I3 और I4 का वैल्यू दिया जाता है, I5 का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो इसी इक्वेशन से हम लोग क्या कर लेते हैं, I5 का वैल्यू को निकाल लेते। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करना, याद रखना है, नोट्स बना लेना है। ऑल समीशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल समीशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट। सेमीकंडक्टर हैज डैश कंडक्शन बैंड एंड डैश वैलेंस बैंड। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। थोड़ा सा बेसिक इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। जिसका कंडक्टिविटी लाइज करता है स्टूडेंट कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होगा आपका सिलिकॉन और दूसरा क्या होगा, जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होगा वो 14 होगा, जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 32 होगा। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो बोलना है सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टूडेंट 4 होगा। जर्मेनियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आपका 4 होगा। अब देखो सेमीकंडक्टर को 2 भागों में
बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे जो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर उस तरह के सेमीकंडक्टर बोलेंगे जिसमें क्या रहेगा, अनप्योर रहेगा, जिसमें आपका वह सेमीकंडक्टर प्योर नहीं होगा। अनप्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर डिवाइडिंग बाय द टू पार्ट्स, वन पार्ट इज कॉल्ड एन टाइप्स, अनदर वन इज कॉल्ड पी टाइप्स। अब देखो एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, होल होता है। अब देखो स्टूडेंट समझने का कोशिश करो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करते हैं वो आपका पेंटावेलेंट होता है, पी टाइप में जो डोपिंग करते हैं वो क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए स्टूडेंट, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम को बना सकते हो। तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। सेमीकंडक्टर का आपका कितना टाइप्स होता है, सेमीकंडक्टर दो टाइप्स का होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा क्या होता है, एक्सटेंसिव। तो ये चीज को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, याद रखना होगा। चलो हम थोड़ा सा हिंट्स मारते हैं कि सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे। आप नोट करके आप फटाफट पॉइंट को लिखो, फटाफट पॉइंट को लिखो, ये नोट पॉइंट करके सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, लिखो सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ material whose electrical conductivity lies between conductor to लेटर। ये हो गया स्टूडेंट सेमीकंडक्टर का क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, और एक आपका हो जाएगा जर्मेनियम। आप पूछेगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बोलना है 14। इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 क्या होगा, 4 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है कि पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये भी पूछता है 32। इसको ब्रेक करेंगे तो 2 8 और 18 और क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिखते हैं भी, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है स्टूडेंट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखो समझने का कोशिश करो, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का बोलने का मतलब है टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा स्टूडेंट तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको याद रखना है, ठीक है। और यदि आपका सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। याद रखना, ये आपका टी का मतलब टेम्परेचर, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। यदि सेमीकंडक्टर में आपका टेम्परेचर को डिक्रीज कराएंगे स्टूडेंट तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपका सेमीकंडक्टर में जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना। आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स का होता है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली होता है, सेमीकंडक्टर बेसिकली स्टूडेंट 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पर लिखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और होता है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट,
याद रखना, ठीक है। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है आपका एन टाइप, शॉर्ट में लिख रहे हैं सेमीकंडक्टर, और एक होता है स्टूडेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझो। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और क्या होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट। अब आपको बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर एन टाइप्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उसके बाद आपको लिखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, तो याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल होता है, पूछता है। अब देखो स्टूडेंट पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें आपका मेजॉरिटी जो होता है, मेजॉरिटी कैरियर जो होता है वो आपका क्या होता है, होल होता है, याद रखना है। माइनॉरिटी कैरियर जो होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर किसका है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है। तो ये क्या है, ये आपका इनप्योर सेमीकंडक्टर है। तो इनप्योर सेमीकंडक्टर है तो इसमें आपका डोपिंग होता है, ठीक है। पी टाइप में जो डोपिंग होता है स्टूडेंट, ये किसके साथ, इम्प्योरिटी का एडिशन करेंगे उसी को डोपिंग बोलेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्या, तो डोपिंग होगा वो आपका ट्राइवेलेंट से होगा। क्या होगा, ट्राइवेलेंट डोपिंग होगा। कैसा डोपिंग होगा, ट्राइवेलेंट, जिसका बाहरी कक्षा में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें जो डोपिंग होगा स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें डोपिंग होगा पेंटावैलेंट डोपिंग होगा। कैसा होगा, पेंटावैलेंट डोपिंग होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा स्टूडेंट, पेंटावैलेंट का जो आपका एक फास्फोरस होगा, एक एंटीमनी होगा और एक आपका आर्सेनिक होगा। तो आपको याद रखना होगा, जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो आपको याद रखना हो ये क्या है, 2, 8, 5 है, तो ये आपका पेंटावैलेंट होगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखो ट्राइवेलेंट में हो जाएगा स्टूडेंट एल्युमिनियम, जिसके इसको 13 बोल देंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2, 8 क्या होगा, 3 होगा। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको बोलेंगे आपका ट्राइवेलेंट जिसका वैलेंसी 3 हो, पेंटावैलेंट जिसका वैलेंसी क्या हो, 5 हो, ठीक है। तो ये आपका पी टाइप हो गया, ये आपका क्या हो गया, एन टाइप हो गया। इतना कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह करके होता है। एनर्जी बैंड डायग्राम याद रखना है, एनर्जी ENERGY, एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम, सेमीकंडक्टर में 2 बैंड होता है स्टूडेंट। एक होता है आपका, इसको याद रखना, ठीक है। एक होता है ऊपर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट में VB और इसको बोलेंगे CB, ठीक है। चलो अब देखो एट द इनिशियल कंडीशन में वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पार्शियली क्या रहता है, फिलअप रहता है। सभी क्या रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, वैलेंस बैंड में रहेगा। और कंडक्शन बैंड क्या रहता है, खाली रहता है, इम्पिटी रहता है स्टार्टिंग में। वही आपसे पूछ रहा है, इम्पिटी रहता है और ये आपका क्या रहता है, फील्ड रहता है, ठीक है। वही पूछ रहा है कि सेमीकंडक्टर है कंडक्शन बैंड क्या रहता है, एन ऑलमोस्ट फील्ड रहता है। सॉरी कंडक्शन बैंड क्या रहता है, कंडक्शन ऊपर वाला बैंड क्या इम्पिटी है,
तो एन ऑलमोस्ट इम्पिटी रहेगा, एंड आपका वैलेंस बैंड क्या रहेगा, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। इसका मतलब ये वैलेंस बैंड क्या रहेगा स्टूडेंट, फील्ड रहेगा, और कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, इम्पिटी रहेगा। तो कौन सा आंसर होगा, तो ये आपको कंडक्शन बैंड के बारे में पूछा, तो कंडक्शन बैंड क्या रहेगा, पहले क्या रहेगा, एन ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इम्पिटी रहेगा, और वैलेंस बैंड आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। यही आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। इतना कंटेंट को आपको क्या करना, रेडी करना है, और आपको आंसर नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलो स्टूडेंट आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसका कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा कि इस तरह का प्रॉब्लम पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला को डायरेक्ट क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्या बोल रहा था, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, इसका याद रखना, रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, कुछ नहीं स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना होगा। परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का वोल्टेज ऑफ नो लोड माइनस वोल्टेज ऑफ फुल लोड, याद रखना, फुल लोड डिवाइडिंग बाय वोल्टेज ऑफ फुल लोड गुना 100 करेंगे तो इसी से आपका क्या निकलेगा स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगा। तो वोल्टेज ऑफ नो लोड माइनस वोल्टेज ऑफ फुल लोड डिवाइडिंग बाय वोल्टेज ऑफ फुल लोड गुना 100 करेंगे, वही आपका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन का फॉर्मूला आएगा। तो वोल्टेज ऑफ नो लोड माइनस वोल्टेज ऑफ फुल लोड डिवाइडिंग बाय वोल्टेज ऑफ फुल लोड गुना 100, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि वोल्टेज ऑफ नो लोड माइनस वोल्टेज ऑफ फुल लोड डिवाइडिंग बाय वोल्टेज ऑफ फुल लोड गुना क्या होगा, 100 होगा। ये आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं। अब देखो 4 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। ए 4 पोल कितना है स्टूडेंट, 4 पोल है, ठीक है। अब देखो लैप वुड डीसी मशीन, ये लैप है, लैप वुड डीसी मशीन। तो ये आपका लैप यदि रहेगा स्टूडेंट तो आपका पोल इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, मतलब P इक्वल टू क्या होगा, A। इसका मतलब स्टूडेंट P का वैल्यू भी आपका क्या होगा, 4 होगा, और A का भी वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। ये आपको याद रखना होगा। जब आपका लैप वाइंडिंग रहे तो आपका P इक्वल टू क्या होता है, A, और P का वैल्यू 4 है तो A का वैल्यू भी क्या होगा, 4 होगा। A होगा पैरेलल पाथ। अब देखो स्टूडेंट कंडक्टर, कितना कंडक्टर है, तो कंडक्टर को Z से नोटिफिकेशन करते हैं, 462 कंडक्टर है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो फ्लक्स पर पोल कितना दिया गया स्टूडेंट, 0.02 वेबर दिया गया, इसको आपको याद रखना होगा। और आपका क्या दिया गया है, अब देखो वोल्टेज व्हेन आर्मेचर रोटेट एन का वैल्यू दिया गया, रोटेट स्पीड 1000 आरपीएम दिया गया, 1000 आरपीएम दिया गया, इतना चीज दिया गया। इस अब पूछ रहा है क्या कि डिटरमाइन द इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आपको याद रखना होगा, फाई जेड पी एन बाई 60A, फाई जेड पी एन डिवाइडिंग बाई 60A। फाई होगा फ्लक्स, जेड होगा नंबर ऑफ कंडक्टर, पी होगा पोल, एन होगा आपका नंबर ऑफ रेगुलेशन आरपीएम कितना हो रहा है, और 60, और ए आपका ए होगा पैरेलल पाथ। चलो स्टूडेंट सभी वैल्यू को पुट करते हैं और इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं। अब देखो P इज इक्वल टू ए, मतलब P और ए क्या बराबर है, इसका मतलब है स्टूडेंट ये आपका P और ये आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो होगा आपका फाई जेड एन बाई क्या होगा, 60 होगा। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। फ्लक्स का वैल्यू कितना है, 0.02 है, जेड का वैल्यू क्या है, 462 है, एन का वैल्यू क्या है, 1000 है, और आपका यह हो जाएगा 60। इस पॉइंट को हटाएंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा आपका 00, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4 6 2 बाई क्या हो जाएगा 3। इसको 3 एकम 3 हो जाएगा स्टूडेंट, 16 आएगा, 3 5 15 हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा 3 4 12 हो जाएगा, 154 वोल्ट होगा। कितना होगा? 154 वोल्ट होगा। ये सीधे फॉर्मूला में हमको क्या करना है, इसको बना लेना है। तो इसका फॉर्मूला को याद रखना है, EB इक्वल टू जो होगा 5ZPN/60A होगा, और P इक्वल टू A होगा जब क्या होगा, लेप वाइंडिंग होगा, लेप होगा, तब जाके डीसी मशीन जब लेप होगा तो P इक्वल टू क्या होगा, A होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 154। क्या हो जाएगा, 154। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो स्टूडेंट 5 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? 5 नंबर प्रॉब्लम आपका है, आपसे पूछ रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है, क्या बोल रहा है, कंसीडर एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। कुछ रिलेशन दिया गया स्टूडेंट, VT इज इक्वल टू क्या दिया गया है, I स्क्वायर T दिया गया। ये पूछ रहा है कि ये ग्राफ कैसा ग्राफ होगा। अब देखो स्टूडेंट, आप समझते हो कि यदि आपसे पूछे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि VT को y मान ले और IT को x मान ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपको बेहद पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट, ये चीज को समझने का कोशिश करो कि आपका ये आपका जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब यहाँ पर देखो कि ये कैसा ग्राफ है, तो आप ही बोलो कि ये नॉन लीनियर ग्राफ है, क्योंकि आपका जिस लेवल में हम लोग x बढ़ा रहे हैं उसके ज्यादा लेवल में क्या हो रहा है, y इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको आपको क्या करना है, नॉन लीनियर याद रखना है कि यदि आपका VT इज इक्वल टू I स्क्वायर T दे, सीधी भाषा में हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यदि इसके पावर में यदि स्क्वायर रहे तो आपको समझ लेना, चाहे स्क्वायर रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, चाहे इसका पावर 0 रहे, 1 छोड़ के 0 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, -1 रहे, -2 रहे, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन लीनियर ग्राफ हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। सिंपल, इसका पावर 1 छोड़ के कुछ भी रहेगा तो ये आपका क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो ये VT इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, VT इज इक्वल टू I स्क्वायर T है। अब देखो ये टाइम के साथ यदि हम लोग T नोट कर रहे हैं तो ये आपका देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका ये डिले हो रहा, तो I स्क्वायर T रिप्लेस विथ T माइनस क्या होगा, T नॉट होगा, ठीक है। अब देखो VT माइनस T0 करेंगे स्टूडेंट, तो T के जगह पर T माइनस T0 करेंगे तो I स्क्वायर और T माइनस क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका VT T0 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा, VT माइनस क्या हो जा रहा, T0 हो रहा। जब ये दोनों केस बराबर हो जाएगा, देखो स्टूडेंट T माइनस T0 का मतलब इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ये T को रिप्लेस कर रहे हैं, ये शिफ्टिंग कर रहे हैं T0 से। इसका मतलब है T स्क्वायर T माइनस T0, T को रिप्लेस कर रहे हैं आपका T माइनस T0 से, तो ये हो रहा। तो ये आपका क्या हो, दोनों बराबर हो गया। जब ये फंक्शन बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा। टाइम क्या होगा, इनवेरिएंट होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा, टाइम क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है नॉन लीनियर और टाइम इनवेरिएंट है। तो नॉन लीनियर और टाइम इनवेरिएंट का मतलब होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन, मतलब द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन कहाँ होता है, तो आपको बोलना है स्टार्टर में होता है, ठीक है। यूरेका इज ए कॉमर्शियल नेम ऑफ द हीटिंग एलिमेंट हुज कंपोजिशन इज, मतलब ये आपका क्या है, एक मिश्र धातु है, ये किसका कंपोजिशन से बना हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंटेन। तो ये आपका 50% कॉपर रहता है और 45% क्या रहता है, निकेल रहता है। यूरेका ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। यूरेका में 50% कॉपर और 45% क्या होता है, निकेल होता है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। चलो 8 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। डैश इन ए मैग्नेटिक सर्किट इन एनालॉगस टू द रेजिस्टिविटी, जैसे आपका स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करता है, रेजिस्टिविटी क्या करता है, करंट को फॉलो करने में अपोज करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को पास करने में अपोज करेगा। वो कौन अपोज करेगा, तो रिलेक्टिविटी जो करता है, वो क्या करता है, जैसे रेजिस्टिविटी करंट को अपोज करता है फ्लो करने में, उसी तरह रिलेक्टिविटी क्या करता है, फ्लक्स को अपोज करता है मैग्नेटिक सर्किट में पास करने में। इसका मतलब है, ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टिविटी होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, रिलेक्टिविटी होगा। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टूडेंट करंट होता है तो उसी
तरह मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टूडेंट ईएमएफ होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, एमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ये सब चीज को क्या करना, याद रखना। ये सब कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसको क्या करोगे, याद रखोगे। इसका मतलब है ये क्या होगा, रिलेक्टिविटी इसका आंसर होगा। यूरेका में क्या मिला रहता है, 50% कॉपर और 45% क्या रहता है, निकेल रहता है। चलो 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 9 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। चलो ट्रांजिस्टर का जो स्टूडेंट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है कॉमन बेस, क्या होता है, कॉमन बेस होता है। एक क्या होता है आपका, कॉमन बेस होता है, जिसमें आपका बेस टर्मिनल क्या होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है, एक होता है आपका कॉमन इमीटर। क्या होता है स्टूडेंट, कॉमन इमीटर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को क्या करना, याद रखना है, आपको बहुत फायदा होगा। एक होता है आपका कॉमन कलेक्टर। क्या होता है, कॉमन कलेक्टर। क्या होता है, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अब आपको यहां पर समझना है कि आपका क्या होगा, कॉमन बेस में आपका, कॉमन बेस में क्या होगा स्टूडेंट, बेस टर्मिनल क्या होगा, बेस टर्मिनल क्या होगा, बेस जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा। बेस आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा। कॉमन इमीटर में स्टूडेंट इमीटर टर्मिनल क्या होगा आपका, ग्राउंड होगा। इमीटर टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है, लिख लो। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर टर्मिनल क्या होगा स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो कॉमन बेस में बेस टर्मिनल ग्राउंड होगा, तो यहां पर आपका काम करेगा इमीटर करंट, और क्या करंट काम करेगा, कलेक्टर करंट काम करेगा। बेस ग्राउंड हो गया, बेस करंट काम नहीं करेगा। कॉमन इमीटर में आपका स्टूडेंट कलेक्टर करंट और बेस करंट काम करेगा, इमीटर करंट काम नहीं करेगा। ठीक है, कॉमन कलेक्टर में आपका स्टूडेंट आपका इमीटर और बेस काम करेगा, और आपका क्या होगा, कलेक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर करंट गेन आता है स्टूडेंट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका एक करंट गेन होता है, उसको बोलते हैं अल्फा। और अल्फा का जो रेशियो होता है स्टूडेंट, आईसी बाई क्या होता है, आई। इसको आपको क्या करना, याद रखना है। मतलब आईसी बटा क्या होगा, आई होगा। मतलब ये आपका करंट गेन है, आईसी जो होगा आउटपुट करंट, और आई क्या होगा, इनपुट करंट। कॉमन इमीटर में स्टूडेंट एक करंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट गेन बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसी बाई क्या हो जाएगा, आई बी। आईसी का मतलब होता है कलेक्टर करंट, और आईबी का मतलब होता है बेस करंट। एक होता है स्टूडेंट गामा, तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा, आई ई बटा क्या होगा, आई बी। इसको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। गामा इज इक्वल टू आई ई बाई क्या होगा, आई बी। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आई सी बाई आई बी होगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी बटा क्या हो जाएगा, आई ई हो जाएगा। चलो स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं, आई सी का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना होगा, कलेक्टर करंट। क्या होगा, कलेक्टर करंट। क्या होगा, कलेक्टर करंट। ठीक है, चलो आगे की चलते हैं। आईबी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो आपको याद रखना होगा, बेस करंट। क्या होगा, बेस करंट। चलो आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई ई का मतलब होगा स्टूडेंट इमीटर करंट। क्या होगा, इमीटर करंट। इमीटर करंट क्या होगा, इमीटर करंट। एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, एक रिलेशन होता है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है, ये आपको याद रखना होगा। एक रिलेशन होता है, इमीटर करंट इज इक्वल टू होता है बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको आपको रट लेना है। ठीक है, और अब क्या करना, आईसी से डिवाइडिंग करना बोथ साइड, डिवाइडिंग आईसी बोथ साइड, डिवाइडिंग आईसी बोथ साइड। एक रिलेशन निकलेगा, उसको याद रखना, बोथ साइड। चलो आईसी से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, आई ई बटा क्या हो जाएगा, आई सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बी बटा क्या हो जाएगा, आई सी। और आई सी से आई सी को भाग देंगे तो कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट देखो, आई सी बटा आई ई बटा आई सी क्या हो रहा है, तो ये क्या होगा, 1 बटा अल्फा होगा। और आई बी बटा आई सी ये क्या हो जाएगा, 1 बटा बीटा हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 बटा अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस अल्फा ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, बीटा। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू, इसको पलटी मारेंगे तो अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो अल्फा इज इक्वल टू आता है बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस 1। ये दोनों रिलेशन का आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो ये आपका इसे बेसिक कॉन्सेप्ट था, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रट्टा मारोगे, यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये करंट गेन होता है, ये करंट गेन कहाँ पर होगा, कॉमन बेस में होगा, ये आपका कॉमन इमीटर में होगा, ये आपका क्या होगा, कॉमन कलेक्टर में होगा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू आई सी बटा आई होगा, बीटा का वैल्यू आई सी बटा आई बी होगा, गामा का वैल्यू आई बटा आई बी होगा। एक रिलेशन होता है बेहद
इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस क्या होगा कलेक्टर करंट। अल्फा बीटा में एक रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस 1। चलो आगे क्यों देखते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द करंट गेन ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है आपको। इमीटर करंट और आपका बेस करंट दिया गया है, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। आप अल्फा का वैल्यू कैसे निकालोगे, आप उसी चीज को समझोगे। अब देखो स्टूडेंट, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपका बेहद इजी भी प्रॉब्लम है, आपको पूरा समझ में आएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। चलो अब देखो स्टूडेंट, इमीटर करंट कितना दिया गया यहाँ पर 2 मिली एम्पियर, कितना दिया गया 2 मिली एम्पियर दिया गया। ठीक है, बेस करंट कितना दिया गया है, बेस करंट आपका 20 माइक्रो एम्पियर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, एक जाति में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 20 और ये क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 के पावर माइनस 3 गुना 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 20 भागा क्या हो जाएगा आपका 1000 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 3 एम्पियर। चल ठीक है, बेस करंट को हम लोग मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेस करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट 0.02 और ये हो जाएगा मिली एम्पियर। चलो बेस करंट आपको निकल गया, इतना आया। ठीक है, और आपका क्या है, आपका इमीटर करंट कितना, इतना है। चलो ठीक है, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है बेस करंट प्लस क्या होता है कलेक्टर करंट। जो वैल्यू है इमीटर करंट 2 मिली एम्पियर है। ठीक है, और आपका इमीटर करंट 0.02 मिली एम्पियर है। कलेक्टर करंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 0.02। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IC। ठीक है, यहाँ पर 2.00 और 0.02, इसका मतलब स्टूडेंट ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, इसका मतलब है 1.98 मिली एम्पियर आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा IC। ठीक है, आगे की चलते हैं, IC का वैल्यू निकल गया। चलो क्या बोल रहा है अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा आप ही बताओ। तो अल्फा इक्वल टू होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा IC बटा क्या हो जाएगा IC बटा क्या हो जाएगा IE, आपको बता चुके हैं। चलो IC बटा क्या होगा IE, अल्फा इज इक्वल टू IC का वैल्यू कितना निकला स्टूडेंट 0.98 मिली एम्पियर निकला। ठीक है, और IE का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 2 मिली एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, IC का वैल्यू निकल चुका है, IE का वैल्यू पहले से दिया गया है। अल्फा का वैल्यू जो आ जाएगा स्टूडेंट ये 1.98 को 2 से भाग देंगे तो आप ही बताओ क्या हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो 9 दुगनी 18 हो जाएगा, फिर 9 दुगनी 18 हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 भागा क्या हो जाएगा 100, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 0. क्या होगा 99 होगा। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था स्टूडेंट, इसको आपको सिंपल याद रखना है। तो आपको क्या करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका इस प्रॉब्लम को निकालने का तरीका है, बेहद ईजी है, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। एक रिलेशन याद रखना है, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस क्या होता है कलेक्टर करंट, 2 करंट दिया गया है, कलेक्टर करंट को फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अल्फा का फॉर्मूला ये होता है IC बटा I, IC आपको निकाल लेना है, I का वैल्यू गिवन है उसको भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा अल्फा का वैल्यू होगा। यदि स्टूडेंट यहाँ पर बीटा का वैल्यू निकालने के लिए पूछता है तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ये, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपका निकल चुका है 0. क्या है 0.9, यार इसको भाग देते हैं 1 माइनस 0.99, इसका मतलब स्टूडेंट 0. क्या होता है 99 और ये आपका क्या होता है 0.01, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो आपका बीटा का जो वैल्यू आता है स्टूडेंट वो आपका क्या आ जाता है 99 आ जाता है। क्या आ जाता है 99 आ जाता है। इस तरह करके ये अल्फा ये होगा, बीटा आपका ये होगा। ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। चलो आगे का चलते हैं, आगे का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10 है। क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। इसका मतलब स्टूडेंट फंडामेंटल यूनिट कौन नहीं है उसके बारे में आपको क्या करना बताना है। तो फंडामेंटल यूनिट उस तरह के यूनिट को बोलेंगे जो किसी से डिराइव नहीं होगा, वो स्पेशल टाइप्स का यूनिट होता है। जिस तरह फंडामेंटल यूनिट को आपको याद रखना है, फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, एक होता है मास, एक होता है लेंथ, एक होता है टाइम, एक होता है करंट, एक होता है क्या टेम्परेचर, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और एक क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपका 7 को जो क्वांटिटी है स्टूडेंट वो आपका क्या है फंडामेंटल यूनिट है। क्या है फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है तो आपको याद रखना होगा। फंडामेंटल यूनिट कितने तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट इसको याद रखना है। फंडामेंटल यूनिट 7 वो है। एक है आपका मास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केजी, एक है आपका लेंथ जिसको शो करते हैं मीटर से, एक हो गया स्टूडेंट टाइम जिसको शो करते हैं सेकंड से,
एक हो गया आपका करंट जिसको हम लोग शो करते हैं एम्पियर से, एक हो गया आपका टेम्परेचर जिसको शो करते हैं केल्विन से, एक हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ SUBSTANCE, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको बोलते हैं स्टूडेंट मोल। तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये आपका 6 नंबर हो गया। एक होता है इल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कैंडेला, CD। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 7 गो जो है वो आपका क्या था फंडामेंटल यूनिट होता है। देखो कौन आपका नहीं, केल्विन है फंडामेंटल यूनिट, मीटर भी है, किलोग्राम है। इसका मतलब स्टूडेंट वाट जो होगा वो आपका क्या होगा फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा वाट। वाट आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं है, बाद बाकी क्या है सभी आपका फंडामेंटल यूनिट है। इसका मतलब लास्ट नंबर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वाट। क्या हो जाएगा वाट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्रिएट किए, फंडामेंटल यूनिट बता दिए। फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, बाद बाकी जितना भी यूनिट होगा सब क्या होगा डिराइव यूनिट होगा, जो इसी से डिराइव होगा। ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आपको ट्रांजिस्टर का कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, अल्फा करंट गेन में क्या रिलेशन है, बीटा करंट गेन का क्या रिलेशन है, गामा का क्या रिलेशन है, ये भी बता चुके हैं। मैग्नेटिक सर्किट का एनालॉगस बता दिए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि आपका रेजिस्टिविटी होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा रिलेक्टिविटी होगा। यूरेका में क्या मिलाया हुआ रहता है, तो 50% कॉपर और 45% क्या होता है निकेल होता है। द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द सिंगल फेज मोटर प्लेस्ड किससे प्लेस्ड होता है, तो स्टार्टर से प्लेस्ड होता है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए स्टूडेंट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। तो आपको क्या करना नोट्स बनाना है और सभी क्वेश्चन का आंसर को क्या करना बार बार रिवीजन करना और याद रखना। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करना सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।